So now we will try to study what are the forces between charges. दो charges को जब एक दूसरे के पास मिलाओगे तो उनके बीच में क्या forces होंगे. So generally we say that opposite attracts. This is also true for the charges. अगर आप दो opposite charges पास में लेके आओगे, let's say one is positive, another one is negative, you will see a force of attraction between them. And similarly, if there are same charges, right, just like opposite charges attracts same charges, let's say two negative charges or two positive charges, in any of the cases you will see a force of repulsion. So if there are same charges close to each other, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. अगर ऑपोजिट चार्जेस है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये हमको पता है कि ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, हम चार्जेस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं. बट अगर हमें ये फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली ये फोर्स कितना होगा, इट कैन बी आइदर ऑफ द फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स. अगर हमको ये फिगर आउट करना है कि व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स applied by the first particle on the second, first charge on the second, or the second on the first, this can be figured out using Coulomb's law जो हमने पढ़ा हुआ है. So Coulomb's law is the law which governs the interaction between charges at rest. जब भी दो charges rest पे और आपस में interact करेंगे, Coulomb law हमें बताएगा exactly वो force कितना होना चाहिए. So as per Coulomb's law, अगर मुझे दो charge के बीच का force निकालना है, so that force between both the charges is directly proportional to the product of both the charges. मतलब मैंने जो दो चार्ज लिए उसकी जो भी वैल्यूज रहेगी, लेट्स से दिस इज 5 कूलम, दिस वन इज 3 कूलम, सो उसका जो फोर्स रहेगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. फॉर दिस केस 5 into 3 दिस विल बी 15 कूलम्स, राइट. तो इससे इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों पार्टिकल का चार्ज कितना है. Apart from that, it will also depend on the distance between both of them. If you remember, हमने पढ़ा हुआ है, there are four fundamental forces in nature: gravitational force, electromagnetic force, weak force, strong nuclear force और weak nuclear force. ये चारों के चारों. So few of them were following inverse square law. What is inverse square law? So ये भी आपका inverse square law follow करेगा, यानी कि जितना आप चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेके जाओगे उतना उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होते जाएगा. अगर ये दोनों पास में है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा. अगर आप दूर लेके जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. नॉट जस्ट दैट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लस उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आर को 2 गुना बढ़ा दूं तो आपका फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा. गेटिंग, अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोनों के बीच का, देन जो आपको नया फोर्स मिलेगा ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स कम होगा. सो Coulomb's law says that force of attraction or repulsion, whichever force it might be, it will be directly proportional to the product of both the charges. It will be inversely proportional to the distance between both the charges. जैसे यहाँ पे देखो डिस्टेंस अगर आप कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स कम होते जाएगा, राइट. इन दोनों को अगर हम साथ में लिखे, कूलम्स लॉ मुझे ये बताता है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. नॉट जस्ट दैट, अगर हम चाहें तो यहाँ पे कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी टेक अ मोमेंट एंड लेट मी जस्ट कंपेयर दिस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज हमको देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी. देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ देम. इफ यू रिमेंबर, जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, राइट, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स. सो हमको यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए भी एक फॉर्मूला मिला था. ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to m1 m2 upon r square. Can I say there are similarity between both these forms? See, यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 Q2, यहाँ पे दो मासेस है m1 m2, r square. यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था which was G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे which will be K.
और ये k होता है हमारा, जैसे g का वैल्यू हमारे पास 6.67, मेरे k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी। Permittivity. What is permittivity? So we'll get into that. First of all, let me just go through this. Coulomb's law says that force is directly proportional to Q1, Q2. Force is inversely proportional to R square. So we get force is directly proportional to Q1, Q2 upon R square, and there's a constant called as K. और ये K का वैल्यू भी 1/4 pi epsilon naught. ठीक है. And if we compare this with gravitational force, there are so many similarities. K की जगह G है, Q1, Q2 की जगह M1, M2 है, और R square यहाँ दोनों जगह पे सेम। Now let's talk about this permittivity. What is this permittivity? So to understand this permittivity, let me take example of light. If you are wondering कि सर बहुत ज़्यादा हॉप कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, ग्रेविटेशन से लाइट चलेंगे, बिकॉज ग्रेविटेशन और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज है। और परमिटिविटी समझाने के लिए आई गेस लाइट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज अगर हमने लाइट पढ़ा है अच्छे से, so you might be familiar with this term mu. What is mu? Mu is refractive index. Basically refractive index आपको क्या बताता है? Refractive index आपको ये बताता है कि लाइट का स्पीड कैसी वेरी करेगा किस मीडियम में। यानी कि अगर मैं लाइट की स्पीड को वैक्यूम की स्पीड से कंपेयर, मतलब लाइट जब वैक्यूम में रहेगा तब उसकी स्पीड को किसी मीडियम में रहेगा तब की स्पीड से कंपेयर करूँ, तो कंपेरिजन मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। Refractive index of water क्या होगा? This will be speed of light upon velocity of light in this water. So in refractive index basically we compare कि लाइट का स्पीड कैसे वेरी करेगा। So आपको पता है कि लाइट का स्पीड सबसे फास्टेस्ट होगा इन वैक्यूम, राइट? वैक्यूम में लाइट आपका सबसे फास्ट जाता है। अब जैसे आप उसको लाइट को वैक्यूम से एयर में लेके आओगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, ऑलमोस्ट लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में सेम ही लेते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। अगर हम उसको वापस वाटर में लेके आओ तो लाइट का स्पीड और स्लो हो जाएगा। आप उसको लेट से किसी डेंस मीडियम में लेके आओ, ग्लास में लेके आओ और स्लो हो जाएगा, डायमंड में लेके जाओ और स्लो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे लाइट का स्पीड भी चेंज होता है, टू बी मोर एक्यूरेट डिक्रीज होता है जैसे जैसे मीडियम डेंस होगा, राइट? दिस इज ऑल्सो द केस फॉर इलेक्ट्रिक। द फोर्स of either attraction or repulsion will depend on the medium in between. ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता था, बीच में क्या मीडियम है उससे फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में भी काम करता है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आप अर्थ पे भी काम करेगा, एयर में भी काम करेगा, वाटर में भी काम करेगा, बट वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर दोनों बॉडी को वाटर में रख दोगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो जाएगा। दोनों को आप पानी में रख दोगे या फिर एयर में रख दोगे या फिर कहीं और रख दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन देम। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मीडियम से फर्क पड़ता है। परमिटिविटी हमको यही बताएगा, जैसे यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है कि मीडियम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, ये हमें बताएगा इनडायरेक्टली कि मीडियम के साथ साथ आपका फोर्स कैसे वेरी करेगा। जब भी आपको ये सिंबल दिखे एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं जब दोनों ही आपके चार्जेस वैक्यूम में हो, व्हेन Q1 एंड Q2 आर इन वैक्यूम, तो उस केस के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। जब भी वैक्यूम की बात चल रही तब हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। वैक्यूम के अलावा कोई भी और ऑब्जेक्ट, कोई भी और मीडियम रहा तो हम लेंगे एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन किसी और मीडियम के लिए सिलेक्ट करेंगे और ये एप्सिलॉन के साथ एक टर्म लगेगा के, जो मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा। इन शॉर्ट, इस पे आगे देखने की जरूरत पड़ा तो इन शॉर्ट जैसे आपका म्यू चेंज होता है ना मीडियम टू मीडियम, राइट, वैसे ही आपका एप्सिलॉन चेंज होगा मीडियम टू मीडियम। लेट्स से एप्सिलॉन फॉर एयर, एप्सिलॉन फॉर वाटर, एप्सिलॉन फॉर डायमंड, गेटिंग मी? तो जैसे म्यू का वैल्यू अलग अलग चेंज होगा वैसे आपका एप्सिलॉन परमिटिविटी का भी वैल्यू चेंज होगा। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा फ्री स्पेस में, आपको फोर्स देखने मिलेगा दो चार्जेस के बीच में। उसके अलावा जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया आपका ये फोर्स कहीं ना कहीं कम ही होगा। तो ये मुझे बताएगा ये वैल्यू के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।